हर हर महादेव। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा बिना थके कैसे करें, मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल कर सकते हैं, वो भी बिना थके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, मई में यानी 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट ओपन हो रहे हैं और इस बार काफ़ी सारे लोग केदारनाथ धाम जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना चाहते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, केदारनाथ धाम की जो हेली बुकिंग है ये IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से होती है। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब इस पर बुकिंग ओपन होती है तो 1 मिनट के अंदर ही बुकिंग फुल हो जाती है। इसका मेन कारण ये है कि केदारनाथ धाम जाने वालों की संख्या एक दिन में कम से कम 20 से 25 हज़ार होती है और 20,000 की ख्वाहिश हेलीकॉप्टर से जाने की होती है। लेकिन टिकट होते हैं मात्र 700 या 800। इससे जुड़ा वीडियो देखिए, मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिससे मैंने केदारनाथ धाम में जो हेली बुकिंग होती है उस पर कितने टिकट मिलते हैं इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दे रखी। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको तो हेली बुकिंग मिल जाएगी तो आप इस गलत समय बना रही है, क्योंकि हेली बुकिंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप में से कुछ लोग स्मार्ट होंगे जो सोचते होंगे भैया आजकल तो फेसबुक पे काफ़ी सारे ऐड चल रहे हैं जो आपको हेली बुकिंग अभी दे रहे हैं और वो अपने आप को कंपनी से जुड़ा हुआ मेंबर ही बता रहे हैं, साथ ही आपको अपना आधार कार्ड भी दे रहे हैं और पैन कार्ड भी दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो सारे के सारे फ्रॉड बंदे हैं। जो केदारनाथ धाम की हेली बुकिंग है वो केवल IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही होती है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी वेबसाइट से होती है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हेली बुकिंग मैं भी करता हूँ, इससे जुड़े वीडियो मैंने पिछले साल काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। अब देखिए, आप हेली बुकिंग के लिए ट्राई जरूर करना, लेकिन अगर आपको हेली बुकिंग नहीं मिली तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली। तो ऐसे में आपको मेरी उस टिप्स का इस्तेमाल करना है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी केदारनाथ धाम हर साल जाता हूँ और हर साल मैं केदारनाथ धाम पैदल ही जाता हूँ। तो मैं जिस ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ वही टिप्स मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, लेकिन एक ऐसी टिप्स आपको दूंगा जो कि सबसे लास्ट में दूंगा। उस टिप्स का अगर आप यूज करते हैं तो आप यकीन मानिए आप बिना थके केदारनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते अपनी टिप्स को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसी कौन सी टिप्स है जिनका यूज करके आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं या पूरे दिन बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने या फिर दुकान में बैठे रहते हैं। तो देखिए, ऐसे में अगर आप सोच रहे हो भैया हम अपना केदारनाथ धाम का प्रोग्राम बनाएंगे और तुरंत ही हम हरिद्वार पहुंचेंगे, उसके बाद हम सीधा सोनप्रयाग पहुंचेंगे और गौरीकुंड से हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर देंगे, तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जो केदारनाथ धाम की यात्रा है मंदिर तक 21 किलोमीटर का सफ़र है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये ऐसी खड़ी चढ़ाई है कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट होने वाली है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम केदारनाथ धाम की ये है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी और आपका शरीर एकदम से डाउन हो जाएगा। तो देखिए, अभी यात्रा को स्टार्ट होने में लगभग 1 महीने का टाइम है और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मई में या फिर जून में या फिर सितंबर या अक्टूबर में आना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा बिना थके करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली टिप्स मेरी ये है कि आप अभी से ही वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। कम से कम आप 4 किलोमीटर, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलना शुरू करिए। आप जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा आपका शरीर खुलेगा और आपको वो पहाड़ चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। अभी बहुत टाइम है, अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप बहुत आराम से अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहली टिप्स तो बस मेरी ये है कि आप अभी से ही अपना वॉकिंग शुरू करिए। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलिए और आप जितना चढ़ाई चढ़ सकते हैं आप ऐसी जगह चुनिए जो थोड़ी पहाड़ जैसी जगह हो। अगर मान लिया पहाड़ जैसी जगह नहीं हुई तो आप जो हमारी घर की सीढ़ियाँ हैं उनको भी अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे
उतनी ज़्यादा थकावट आपको होगी और आपको थोड़ा एहसास होगा कि आप एक तरह से पहाड़ चढ़ रहे हैं। हालांकि केदारनाथ धाम के पहाड़ को हम सीढ़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रैक्टिस है उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऊंचे वाले स्थान पर चढ़िए ताकि आपका शरीर खुल सके और आपको यात्रा के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आप डेली चढ़िए। आप जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। टिप्स नंबर दूसरी मेरी ये है कि जब आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो जो आपका बैग है वो हल्के से हल्का होना चाहिए। बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही उसमें बता देता हूँ, जो आपका बैग हो उसमें केवल आपके मंदिर के कपड़े होने चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। जो आप मंदिर जाएंगे तब आप पहनेंगे वो कपड़े होने चाहिए। और देखिए, मंदिर के कोई ऐसे कपड़े नहीं कि आपको वही कपड़े पहन के जाने, आप बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरे कपड़े रख सकते हैं, पैंट शर्ट भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और जो जैकेट होती है, जैकेट तो जब आप अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे उस समय आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको केदारनाथ धाम में जैकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक जैकेट भी आपके पास आपके बैग में होनी चाहिए। बाकी आप जितना सामान है नीचे आप गौरीकुंड में क्लॉक रूम बने हुए हैं वहाँ छोड़ जाइए, या फिर अगर आप सोनप्रयाग स्टे करते हैं तो आप सोनप्रयाग में भी अपना छोड़ के जा सकते हैं। तो दूसरी टिप्स मेरी यही है कि आपका जो बैग है वो आपको बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि आपका बैग जितना ज़्यादा हल्का होगा उतनी प्रॉब्लम आपको कम होने वाली है यात्रा के दौरान। तीसरा नंबर टिप्स मेरा ये है कि जो आपके पैरों के जूते हैं वो आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये नहीं कि आप चप्पल पहन के अपनी यात्रा करें, मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। हो सकता है कि आप कहीं फिसल भी जाएं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो जूते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हाइकिंग जूते अलग से आते हैं जो कि वाटरप्रूफ भी होते हैं, उससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे दे चुका हूँ, फोटो में आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को देख के उन जूतों को अभी से मंगा लीजिए, क्योंकि मैं जब खुद अपनी यात्रा पे जाता हूँ तो मैं जूतों का खास ख्याल रखता हूँ। मैं वाटरप्रूफ शूज़ पहनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जगह जगह जो रास्ते होते हैं वहाँ झरने बहते हैं और अक्सर हमारे जूते गीले हो जाते हैं, तो फिर गीले जूते पैर के ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाटरप्रूफ शूज़ आपके पास में होने चाहिए। टिप्स नंबर मेरा 4 ये है कि जब आप अपनी चढ़ाई शुरू करें तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपनी गौरीकुंड से निकल जाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप गौरीकुंड से निकलेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। मैं देखिए, जब भी अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा पे निकलता हूँ तो मैं 3 बजे के आसपास गौरीकुंड से अपनी चढ़ाई शुरू कर देता हूँ और लगभग 11 बजे के आसपास में ऊपर केदारनाथ धाम में पहुँच जाता हूँ। जल्दी निकलने से फ़ायदा ये होता है कि सुबह का जो टाइम होता है एक तो अंधेरा होता है और मौसम भी ठंडा होता है, सूरज नहीं निकला होता है, और जब तक सूरज निकलता है हम अपना आधा रास्ता कवर कर चुके होते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दीजिए। टिप्स नंबर 5 मेरा ये है कि पानी की बोतल आप अपने साथ ज़रूर रखिए और एक इलेक्ट्रोल का पैकेट आप अपने साथ ज़रूर रखिए। आप वहाँ देखिए पानी की बोतल मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, तो आप उस पानी को नहीं पीजिए। जगह जगह झरने बहते हैं, साथ ही साथ नलके भी लगे हैं, बिल्कुल शुद्ध पानी आपको मिलता है। पानी की बोतल रखिए, उसमें नलके से पानी भरिए और उसके अंदर इलेक्ट्रोल डाल के आप उस पानी को पीते हुए जाइए। टिप्स नंबर 6 मेरा ये है कि आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ भी रखिए, ताकि अगर आपको कहीं भूख लगती है तो आप अपना खाते पीते जाइए। हालांकि जगह जगह आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूँगा कि आप कुछ तला हुआ ना खाइए। आप वहाँ मैगी खा सकते हैं, क्योंकि वो ताज़ी ताज़ी बनती है। जो तली हुई चीज़ें देखी जो होती है उनकी काफ़ी टाइम से रखी होती है, पता नहीं कितने टाइम की रखी होती है, और जब आप उन चीज़ों को खाते तो फिर रास्ते में फिर आप उल्टी करते फिरते, और फिर अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आपका शरीर तो वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए जितना कम तली हुई चीज़ें आप खाएंगे उतना आपको बेनिफिट रहने वाला है। टिप्स नंबर 7 मेरा ये है कि जब आप अपनी चढ़ाई करें तो आप रुक के जाएं। रुकने का ये मतलब नहीं कि आप बैठ गए, बिल्कुल ना बैठिए। अगर आप बैठ गए तो फिर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको
इतनी ज़्यादा थकावट होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और हो सकता है कि आप ऊपर केदारनाथ धाम में घोड़े के माध्यम से पहुँचे या फिर पालकी के माध्यम से पहुँचे। आप रुकिए, लेकिन आप बैठे नहीं। आपको जहाँ भी थकावट लगे आप थोड़ी देर खड़े हो जाइए, अपना बैग नीचे उतार दीजिए और थोड़ा सा आप अपने शरीर को रिलैक्स दीजिए और देन अपनी यात्रा को स्टार्ट करिए। टिप्स नंबर 8 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो जितने भी अब तक मैंने टिप्स बताए हैं ये सारे के सारे बेकार है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जो टिप्स नंबर 8 है वो ये है कि आप जैसे ही अपनी यात्रा को स्टार्ट करें आप भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय केदारनाथ। जब भी आपको मौका मिले ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिए, क्योंकि यही वो नाम है जो आपको वो शक्ति देगा जिसका इस्तेमाल करके आप केदारनाथ धाम बिना थके पहुंच सकते हैं। इस शक्ति के बिना तो फिर जो मैंने टिप्स बताई है वो टिप्स भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि देखिए तो मैं जब भी अपनी यात्रा पे जाता हूँ तो भोलेनाथ का जाप जरूर करता हूँ, क्योंकि एक वो शक्ति है जो कि आपको बिना थके केदारनाथ धाम पहुँचा सकती है। हालांकि जो मैंने टिप्स बताए आप उनका भी यूज करिए और साथ ही साथ भोलेनाथ का भी नाम लीजिए। भोलेनाथ का नाम लेते लेते आप केदारनाथ धाम में बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिला तो प्रैक्टिस तो देखिए आपको अभी से ही करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी अगर आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी किसी और तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप इस स्क्रीन पे देखे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस टिप्स का यूज करके आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा बिना थके कर पाएंगे। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही टिप्स लाता रहूँगा ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।